जियो में क्या हुआ पता है? मुकेश भाई ने आईपीओ के पेपर फाइल कर दिए थे भाई, वो पेपर विड्रॉ हुए हैं क्या वापस? ये बहुत बड़ी बात होती है। पेपर फाइलिंग करने के बाद, आप समझ रहे हो मेरी बात? अपन किसकी बात कर रहे हैं? चुन्नाराम राइस मिल्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं क्या, जो एसएमई कंपनी है 40 करोड़ रुपए रेस करने के लिए? नहीं भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट जियो। मेरी बात समझ रहे हो? 130 बिलियन से 180 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे कंपनी अपना फंड रेस कर रही है। इंटू 10,000 करो, आपको समझ में आएगा क्या नंबर आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? 130 टू 180 बिलियन डॉलर जो प्राइस बैंड होता है, आपने कभी देखा है? आईपीओ कभी एक सिंगल प्राइस पे नहीं आता, एक रेंज देते हैं वो आपको, आपको उसके बीच में बिड करना होता है। तो यूजुअली लोग हाईएस्ट रेंज पे बिड करते हैं मोस्टली, ताकि आईपीओ हमको मिल जावे, है ना? तो मोस्टली वही होता है कि वो बायस लग जाता है कि आपको हायर रेंज पे बिड करो, ऑक्शन बायस बोलते हैं। तो उस रेंज पे अगर वो आईपीओ लिस्ट होता है तो वो 180 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करेगा अगर उस प्राइस पे लिस्ट होता है। तो इससे ऊपर अगर कुछ भी गेन जाता है, दैट इज मोर। तो क्या ऐसा रीजन रह गया, वो अपन आज डिस्कस करेंगे कि आईपीओ क्यों वापस रिट्रैक्ट हुआ। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू। जियो के केस में क्या हुआ जी, समझिए, और अच्छे से समझना प्रॉपरली। अपन दम लगा के पूरा जोर लगा देना, ठीक है? पानी वानी लेके बैठे हो सब? कूलर चालू है? ठीक है, चलो। नाउ अंडरस्टैंड। जियो जी है ना, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जियो नेटवर्क्स की बात कर रहा हूं। जियो प्लेटफॉर्म्स एंड नेटवर्क्स की बात कर रहा हूं। जियो नेटवर्क 2016 में क्या रिलायंस ने इंक्यूबेट करा? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या उसको इंक्यूबेट करा? मैंने क्या वर्ड यूज करा यहां पर? इंक्यूबेट। पोल्ट्री फार्म देखा है कभी जीवन में? वहां पर मशीन होती है, तो क्या होता है जब केमिकली ये चेक करा जाता है साइंटिफिकली कि इस अंडे में जीव है, मतलब ऐसा मुर्गी, ऐसी चीज है जो फट सकती है, तो इंक्यूबेटर में उसको डाल देते हैं जब तक वो शेल में से चूजा बाहर नहीं आता। तो इंक्यूबेटर क्या करता है? एग्जैक्टली वही इन्वायरमेंट मिमिक करता है जो हेन जब बैठती है अंडों पे तब होता है। तो सर हेन से क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि अगर हेन को अंडों पे बिठा दिया तो वो नए अंडे देना बंद कर देगी। सच अ क्रूअल वर्ल्ड, राइट? तो वो इंक्यूबेटर है। तो इंक्यूबेटर मतलब गोदी में बिठा के पालूंगा तेरे को आराम से, टेंशन मत ले। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2012-13 में जब उनका पैक्ट खत्म हुआ, पैक्ट खत्म हुआ मतलब बड़े भैया छोटे भैया बड़े भैया अलग हुए थे ना, तो टेलीकम्युनिकेशन छोटे भैया ले गए थे और नाश कर दिया उनने पूरा का पूरा उसका। रिलायंस कम्युनिकेशन झंडे गाड़े उनने चारों तरफ। तो ये पैक्ट था ना कि दोनों एक दूसरे के धंधे में घुसेंगे नहीं कुछ सालों तक। तो वो पैक्ट खत्म हुआ 2012-13 में। 2016 में आपने मेगा लॉन्च कर दिया, सबको फ्री करा दिया इंटरनेट, है ना? दोनों हाथों के अंदर मोबाइल लेके आदमी पड़ा हुआ है बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान मजे में। और 2020 के बाद तो जो चस्का चला जिसकी कोई हद ही नहीं। 2020 में जैसे ही डीमोनेटाइजेशन हुआ, क्या अंबानी जी का रॉकेट, अंबानी जी का सर्किट फिर से ऑन हो गया क्या? कि अब मेरे को जबरदस्त स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि अब डेटा की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अब वो समय आया है जो अपन ने फोकट का डेटा बांटा है ना लोगों को, पहले 6 महीने 1 साल तो फ्री में ही चला दिया। उसके बाद नई सिम पे 8-8 महीने तो लोगों ने सिम बदल बदल के डेटा यूज करा, साल 2 साल वो करा, तो 2020 तक कोई कमाई थोड़ी ना हुई, है ना? वो हुआ था ना 2018-19 में, अगर आप देखोगे, आप तो छोटे होंगे, बट अगर आपको याद हो तो जियो की नई सिम खरीदो 1 साल तक के लिए डेटा फ्री, तो आदमी यही कर रहा था। पहले फ्री में चला लिया डेटा, फिर उसके बाद और खरीद के बदलते जा रहे नंबर, या 6 महीने फ्री, फिर 3 महीने फ्री, 45 दिन फ्री, तब तक ऐसे चलाया। तो अंबानी जी को भी समझ में आ गया, अभी तक तो मैंने बहुत डेटा दिया है आपको, अब बारी आई है हर घर से एसआईपी लगवाने की, है ना? तो शुरुआत में कम एसआईपी लगवाते हैं। मोदी जी से बात करी, मोदी जी एसआईपी लगवा दूं? मोदी जी बोले देख ले यार तेरे हिसाब से, अभी अभी कोरोना आया है, किसी के पास पैसा नहीं। अरे बोले सब झूठ बोल रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है। सब के सब यूट्यूब पे बैठ के कभी इटालियन डिश बना रहे हैं, कभी मेक्सिकन डिश बना रहे हैं, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? आप जेफ से पूछो जाके, क्या माल बिक रहा है जबरदस्त, सबके पास बहुत पैसा है। मेरा टाइम आया तो आप बोल रहे हो पैसा नहीं है। तो बोले चल वहाँ कर ले, लेकिन 125 रुपए से करना, नंबर अच्छा है ना? तो उन्होंने पंडित से 125 डन।
₹125 रिचार्ज करो, घर में 4 लोग हैं तो आपके घर से ₹500 महीने की मेरे घर पे ईएमआई आ रही है, और ये अब कंटिन्यू रहेगी सालों तक। ये बिजनेस मॉडल है जियो का। आप मानोगे नहीं, मैं बोलूंगा आप विश्वास नहीं करोगे ब्रो। आई पे क्लोज टू 20,000 रुपीज अ मंथ टू जियो, सब मिला के A to Z, सारा का सारा। घर का इंटरनेट, यहाँ का इंटरप्राइज इंटरनेट है, 7,500 रुपए लेता महीने के, ऐसे इंटरनेट के सोचो जिसमें लैग मार रहे हो आप। क्या बोलूँ मैं आप, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि कमर्शियल जगह पे बैठा हूँ ना मैं, तो वो देगा भी नहीं मेरे को घर का कनेक्शन। जब मैं फोन लगाया उसने बोला किधर हो आप, मैंने बोला फलाना जगह, बोले नहीं मिलेगा ये, आपको इंटरप्राइज कनेक्शन लेना पड़ेगा। बोले ऐसे चल रहा है, यस। है ना, सब मिला के आप, यू नेवर नो, यू डोंट इवन रियलाइज कि आप कितना दे रहे हो। आप कैलकुलेट करना, आप अंबानी जी को कितना दे रहे हो महीने का, आपको समझ में आएगा। और जियो हॉटस्टार भी अब तो उनका ही है, तो 1,400 रुपए साल के वो भी जाते हैं, एक घर से एक बार तो जाता ही है। 75 करोड़ हाउस होल्ड हैं भाई इंडिया में, लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से। अब आप कैलकुलेशन करो, मार्केट शेयर कितना है, क्या रेवेन्यू आ रहा है। हम इस बिजनेस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डेप्थ में जाना, ठीक है? तो दोनों ही बेकार है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जब 2020 में इनको समझ में आया कि हमें एक्सपैंड करना है जबरदस्त तरीके से, ठीक है, तब इनको लगी फंडिंग की नीड। अब फंडिंग के दो तरीके होते हैं, आपको भी पता है, अपन ने तो बैलेंस शीट स्टार्ट नहीं करी, लेकिन पता है आपको, है ना। एक, मैं आईपीओ लगा दूं क्या जाके, पब्लिक के पास जाऊं फंडिंग मांगू। दूसरा, वीसी के पास जाऊं फंडिंग मांगू। आप मेरे को बताओ 2020 में भी जब रिलायंस जीरो रेवेन्यू बिजनेस था, नेगेटिव प्रॉफिट बिजनेस था, तब भी क्या वो इतना बड़ा हो चुका था कि हिंदुस्तान में किसी वीसी की औकात नहीं थी कि जो उसको फंड कर सके? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उस समय भी। कारण क्या है पता है? अबे 30 करोड़ लोग जिस प्लेटफॉर्म पर है, मैं, आप कोई भी एक रैंडम ऐप बना के उस पर 30 करोड़ लोग ले आओ, आप क्या अंबानी के साथ बैठोगे डिनर करने अगले 1 साल में? 100% गारंटी है। मैं सेल आउट करवा दूंगा आपका ऐप कम से कम 3,000 4,000 करोड़ रुपए में। आप 30 करोड़ लोग लेके आ जाओ उस ऐप के ऊपर, और मैंने तो कम ही बोले, और ज्यादा हो जाएंगे। It is all about seeking attention, which he had. It is all about the data, which he had. It is all about studying the behavior. हिंदुस्तान की 25% जनता का बिहेवियर स्टडी करता है वो। कौन कितनी बजे कॉल कर रहा है, इंटरनेट पे कौन सी वेबसाइट देख रहा है, क्या ब्राउज कर रहा है, कहाँ से, किस शहर से क्या चीज हो रही है, एवरीथिंग। अगर वहां रिकॉर्ड हो रहा है तो इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, इट कैन बी कम्युनिकेटेड, इट कैन बी विजुअलाइज। तो हिंदुस्तान में किसी की औकात नहीं थी उस टाइम पर भी कि इतनी बड़ी कंपनी को फंड कर दे। और आईपीओ से अगर फंडिंग लेने जाते तो माहौल खराब था 2020 में। निफ्टी अभी अभी 40-50% नीचे ठुका है, क्या आईपीओ लेके आ रहे हो आप? वो तो कोई, और इट वाज टू अर्ली फॉर देम। रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी चीज का आईपीओ लेके आ रही है तो क्या वो, मेरी बात समझना, कोई भी आके चूना लगाता है आईपीओ में ओवर वैल्यूएशन का, तो रिलायंस भी लगाएगा ही ना। सिंपल सा लॉजिक है यार। आईपीओ में तो आईपीओ का लॉजिक ही होता है कि मैं 10 रुपए की चीज 25 रुपए में बेचूं आपको। आईपीओ इज लाइक कि आप क्रिकेट आईपीएल देखने का, स्टेडियम में बॉटल बिक रही है, आपने बोला बिस्लरी है, बोला हाँ है, 25 वाली, बोले हाँ है, तो बोले करो पेटीएम पहले 25 रुपए। आपने 25 रुपए पेटीएम करा, आपको लगा 1 लीटर की निकालेगा, उसने निकाल के देखी, सर ये लो बिस्लरी। मैंने बोला ये क्या है? तो बोले यही स्टेडियम टैक्स है, ओवर वैल्यूएशन, आए हो तो लेना पड़ेगी, अब तो पैसे भी दे दी, अब क्या चीची कर रहा है ना? अब तो भर दिया तूने, जैसे ही खुला था वैसे ही 15,000 में एपीओ, अब तो ले ले जिस भी रेट पे दे रहा हूँ चुपचाप। सेम लॉजिक है ब्रो, बिल्कुल सेम लॉजिक है। आप बायर, आप प्राइस टेकर होते हो। आप बायर इज अ प्राइस टेकर, इट इज नॉट अ प्राइस मेकर। जो प्राइस पे वो दे रहा है उसकी कृपा पे जी रहे हो, ले लो। इट वॉज टू अर्ली फॉर देम। वो आपको नेगोशिएट ही नहीं कर पाते वो पब्लिक के साथ, वैल्यू ही नहीं क्रिएट कर पाते। तो उन्होंने रुक करा अमरीका का। अमरीका से बारिश हो गई भाई पैसे की, आई एम नॉट किडिंग। गूगल ने पैसा दिया, मेटा ने पैसा दिया, सऊदी गवर्नमेंट ने पैसा दिया, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पैसा दिया, सिंगापुर गवर्नमेंट ने पैसा दिया। एक अमेरिका के अंदर लेट स्टेज वीसी है, जैसे वीसीज होते हैं ना छोटे छोटे, कलारी कैपिटल, ये कैपिटल, वो कैपिटल, ये सब तो अर्ली स्टेज है। ओला में 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, आज चौड़े बन के घूम रहे, शार्क है शार्क है। समझ रहे हो? वैसी चीज है। मेरी बात समझ, आई एम नॉट रोशनी कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूं मैं, है ना। लेकिन जो एक सिल्वर लेक करके देर इज दिस कैपिटल वीसी है, ये लेट स्टेज वीसी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट किया है इसने, ये अडानी इंटरप्राइजेस में भी इन्वेस्टेड है।
वो क्यूजी क्यू पार्टनर्स करके मालूम है आपको, वो कंपनी जिसने $1 बिलियन 2023 में, फरवरी 2023 में अडानी में लगाए थे, जब ये हिंडनबर्ग का, फरवरी में नहीं लगाए थे सॉरी, जून जुलाई में लगाए थे, जब ये हिंडनबर्ग का क्राइसिस हुआ था उसी साल में डाला था। $1 बिलियन डाला था ब्रो, उस टाइम के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए डाला था। आज तो बल्ले बल्ले हो गई, आप प्रॉफिट देखो क्या हो रहा है। GQG, हाँ GQG पार्टनर्स, राइट। तो इन सब लोगों ने मिलके उस समय 2020 में $20 बिलियन इनको दे दिए। एंड $20 बिलियन कितने वैल्यूएशन पे दिए? $65 बिलियन के वैल्यूएशन पे। मतलब क्या अंबानी जी ने 1/3 जियो बेच दी क्या? मोटा मोटा ऑलरेडी जियो बेची है, रिलायंस नहीं बेची है, मेरी बात समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। जियो बेची है, रिलायंस नहीं बेची है। जियो is another public limited company which was before 2020 it was 100% holded by Reliance Industries. Reliance Industries decided to liquidate the funds, है ना, और उन्होंने ऑलमोस्ट 1/3 अपनी कंपनी, या 1/3 नहीं तो 27-28% बिजनेस लिक्विडेट कर दिया। अब 2020 से 2025 आया, जियो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता गया। मतलब नॉट नेसेसरी हमेशा, सर कैसी बात कर रहे हो, जियो के तो बीच में नंबर्स कम हुए थे, नंबर कम हुए थे मतलब यूजर्स कम हुए थे, हो गए थे, होता रहता है, वो तो इधर उधर भागते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जियो ने क्या ARPU सक्सेसफुली रेस करा है अपना, जबरदस्त तरीके से, मेरी बात समझ रहे हो। ARPU बढ़ाने के अंदर वो सक्सेसफुल हो गया है। आज आप जाओ, आपको 125 में रिचार्ज मिलेगा, मिलता है 125 में रिचार्ज अभी। कितने का मिलता है रिचार्ज? एक महीने का भी। व्हाट इज द मंथली रिचार्ज यू डू? 349, 350। घर में 4 लोग हैं, 1,400 रुपए की इंस्टॉलमेंट जा रही है, 1,400 रुपीज, अगर 4 लोगों का परिवार है तो, ठीक है। फिर इंटरनेट भी लगा के रखा होगा जियो का आपने, फाइबर वाला 3 in 1, है ना, इंटरनेट प्लस फोन प्लस ये प्लस वो, 750-800 रुपए उसके भी ले लो, 1,000 रुपए उसके ले लो, वो भी जा रहा है। तो जब इतना माल इकट्ठा कर रहे हो अंबानी जी, तो ये बोले ना कि थोड़ा सा हमको भी दे दो 2025 आते आते। अरे हमने भी 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, आपने हम चू भी नहीं बोले, तो बोले हमको भी दे दो। मतलब क्या, मैं क्या घर से लेके आऊं क्या आपको देने के लिए? तो मैं डिविडेंड थोड़ा ना लेके जा रहा हूं, जो कमा रहे हो वापस धंधे में लग रहा है। अंबानी जी का आर्ग्यूमेंट यही आएगा, राइट। देवर लाइक, अरे कुछ तो एग्जिट दिलाओ मालिक, हमारा फंड तो रिलीज कराओ कम से कम, ताकि किसी और अपॉर्चुनिटी में पैसा डाले। नॉर्मल चीज है, कोई भी VC यही करेगा, है ना, कोई भी VC। अरे जब हो गया मल्टीबैगर तो मेरे को निकाल, एग्जिट दे। तो उसने बोला ठीक है जी। 2025 के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा उठी, 2026 आया हीरो ईयर, अंबानी जी बोले जियो का IPO लेके आते हैं। IPO लेके आते हैं 130 बिलियन से 180 बिलियन डॉलर के रेट पे। मेरे को एक बात बताओ, क्या किस रेट के ऊपर कंपनी को IPO लेके आना है? क्या ये कंपनी और IPO का जो बुक रनिंग लीड मैनेजर है, क्या ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं क्या? इसमें तीसरा किसी का कोई हस्ताक्षेप नहीं होता है। मतलब क्या गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि फलाना कंपनी कौन से प्राइस पे IPO लेके आए, इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी? एब्सोल्युटली नॉट। इट इज माय प्रोडक्ट, इट इज माय स्टॉक, मेरी ओपन मार्केट है ना, मैं जिस प्राइस पे चाहूंगा उस प्राइस पे लेके आऊंगा। अगर सक्सेसफुल होता है तो पैसा मैं घर लेके जाऊंगा। अगर 90% से कम सब्सक्राइब होता है, मेरी बात समझना, आपको पता होगा ऑलरेडी, नहीं पता इसलिए बता रहा हूं। जैसे आप मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपया मांगने आए हो पब्लिक से, है ना, कि पब्लिक के पास आप 1,000 करोड़ रुपीज रेस करने आए। 3 दिन तक IPO खुला रहा, लोगों ने बिड करा, टोटल बिडिंग अगर 900 करोड़ रुपए से कम हुई है तो क्या ये IPO फेल माना जाएगा? ये कंपनी लिस्ट नहीं हो पाएगी। और 901 करोड़ रुपए की भी अगर बिडिंग हो गई तो क्या ये IPO लिस्ट हो जाएगा? IPO लिस्ट हो जाएगा। 90% से ज्यादा बिड होना चाहिए। तो ये केस में पता है क्या होता है, कई बार क्या 15-15 गुना, 16-16 गुना बिड लगती है क्या? मतलब कंपनी मांगने आई 1,000 करोड़ और वो दे रहा है कंपनी को 15,000 करोड़, मार्केट देने तैयार है 15,000 करोड़। उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। बहुत कम कंपनीज होती हैं जो अंडर सब्सक्राइब होती हैं। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जियो का IPO आया,
अच्छा, मार्केट 2026 में आप समझ नहीं रहे हो अपन किसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मुकेश अंबानी। क्या वो दुनिया के इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक हैं? डेफिनेटली। मतलब इट इज नॉट अ हिडन फैक्ट। क्या उनके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन और नॉलेज और हेल्थ केयर, इन तीनों चीजों का प्रिविलेज्ड एक्सेस होता है? हमेशा होता है। नहीं तो इतने पैसे का अचार डालूंगा क्या, मैं करूंगा क्या? मेरी बात समझना, ऐसे ही आ जाएगा क्या हार्ट अटैक? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब जितना चाहे उतना तो कंट्रोल करते हैं। इनके पास वो सारी टेक्नोलॉजी है जो आपने सोची भी नहीं होंगी। हैव यू एवर हर्ड द न्यूज? में ये कभी हो भी ना जीवन में, लेकिन कभी आपने न्यूज सुनी है कि अंबानी जी को जॉइंटिस हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है, या टाइफाइड हो गया, वो अस्पताल में भर्ती है? कभी भी आपने न्यूज सुनी? घर में ही अस्पताल है ब्रो। अस्पताल ही अपने, कितने अस्पताल चाहिए बताओ, और खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जोक सपाट। तो जियो आईपीओ लेके आया 2026 में। जब ये आईपीओ आ रहा था, तब इंफॉर्मेशन का इतना प्रिविलेज्ड एक्सेस जिस व्यक्ति के पास है, उनको क्या ऑलरेडी ये चीज पता होती है कि 2026 वुड बी अ टर्बुलेंट ईयर? 100%। तू कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं 1 मिनट के लिए आपको यहां से ऊंचा उठा के लेके जाऊंगा। ऊंचा उठा के लेके जाऊंगा मतलब आपको साइंस से बाहर निकाल के लेके जाऊंगा। बट मार्केट्स में क्या एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है क्या? नंबर वन, एस्ट्रोलॉजी मतलब प्लैनेट का डायरेक्शन। मार्केट में एस्ट्रोनॉमी भी काम करती है क्या? काम करती है। मार्केट में ज्योमेट्री भी काम करती है क्या? ज्योमेट्री तक काम करती है। मैथमेटिक्स काम करता है मार्केट में। स्क्वायर ऑफ 9 है ना, स्क्वायर ऑफ 14, ये सब इंडिकेटर्स हैं भाई। स्क्वायर ऑफ 9 का क्या मतलब होता है? मैथमेटिकल। अरे कोई भी आप चार्ट के ऊपर कोई भी जो इंडिकेटर लगता है, वो सारे के सारे इंडिकेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो हैं। क्या मूविंग एवरेज मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है? मूविंग एवरेज इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वो तो बस लाइन बनती है तो आपको पीछे का मैथमेटिक्स दिखता नहीं है। जब चार्टिंग नहीं होती थी, मतलब जब, और लोग हाथ से चार्ट बनाते थे बार पेपर पे, यस, आई एम नॉट किडिंग, ऐसा होता था क्या? होता था भाई। आपने जो बार ग्राफ देखा है हरे कलर का, उस पर चार्ट बनता था। तो मूविंग एवरेज भी आपको इंडिविजुअल कैलकुलेट करना पड़ता था कि पिछले 20 दिनों का एवरेज क्या आ रहा है, उस वहां पर पॉइंट बनाओ और उसको पॉइंट टू पॉइंट अटैच करो, लाइक दैट। मार्केट में एस्ट्रोलॉजी काम कर जा। मार्केट में क्या साइकिल्स काम करती है? भतेरी साइकिल है भाई मार्केट में। कनिंग साइकिल, वेस्टिंग साइकिल, हर्स्ट साइकिल, गैन साइकिल, समझ रहे हो? पता नहीं कितनी साइकिल है मार्केट में काम करती है। 30 ईयर साइकिल, 90 ईयर साइकिल, 19 ईयर साइकिल, 10 ईयर साइकिल, 100 ईयर साइकिल, 70 ईयर साइकिल, और ये सब काम कर जाती है भाई। और पता चलता है इनका सब होने के बाद, है ना। जैसे कोविड आया ना 2020 में, तो इनने बोल दिया 1930 के अंदर भी तो आया था ना, द ग्रेट जापानीज स्पेनिश फ्लू। सेम चीज हुई थी बिल्कुल। कौन से ईयर की साइकिल काम हो रही है जरा बता तो जरा। 90 ईयर साइकिल लग गई बोले। 90 ईयर साइकिल चल रही है सर। अब देखो कि 1930 के अंदर मार्केट्स में जो जो चीजें हुई थी, वही सेम चीजें होंगी। तो बोला ठीक है, फिर उस हिसाब से तो 1932 के अंदर द डार्क क्राइसिस आया था, वो भी आना चाहिए, है ना। तो 2022 में तो ठुक जाना चाहिए था दुनिया को पूरा का पूरा नीचे। कम से कम 10-15 साल के लिए निपट जाना चाहिए था। अरे भाई तू 19, अगर तू 1932 का डेटा एनालाइज कर रहा है, तो यू आर टेक्निकली एनालाइजिंग यूएस मार्केट ओनली। दैट इज द ओनली मार्केट जिसका डेटा अवेलेबल है 1932 का, है ना। तो आज वॉर हो रही है, ये पता होता है भाई कि वोलेटिलिटी आएगी, इन लोगों को ऑलरेडी पता होता है। उसके बावजूद अगर ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो रिस्क ही ले रहे हैं ना। रिलायंस जियो का आईपीओ आ रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हो? रिलायंस जियो का आईपीओ रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज्यादा एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है मुकेश अंबानी जी के लिए। क्यों है पता है? बेटे का सॉफ्ट लॉन्च है क्या इसके कारण? उसके बेटे की कंपनी है, उसकी कंपनी थोड़ा ना है। जो श्लोक है, क्या नाम है, श्लोक ही है ना, श्लोक और अनंत, हाँ। श्लोक अंबानी की कंपनी है, उसने खड़ी करी है पूरी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जिस दिन घंटी बजाएगा ना ये जियो फाइनेंस, जियो इसकी और जियो रिटेल की स्पेशली, रिटेल में तो रो देगा वो फिर से कि बेटी की कंपनी वो लिस्ट हो रही है। आई एम नॉट किडिंग, इज सच एन इमोशनल पर्सन, स्क्राइड ऑन मल्टीपल ओकेशन पब्लिकली, एंड ही डोंट अफ्रेड। मतलब उनको कोई शर्म नहीं आती है रोने में सबके सामने। सोचो आप, दुनिया मतलब हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी ऐसे ही रो देता है। देखा होगा आपने मीडिया में रोते हुए कई बार। उन्होंने ये बहुत समझदारी के साथ इस वैल्यूएशन को लेके आया। आई वुड हाईली प्रेज द मैनेजमेंट फॉर दैट। मैं यूजुअली अंबानी जी को प्रेज करता नहीं,
अब मेरे को जरा एक बात समझाओ, 2020 में हमने $20 बिलियन इन्वेस्ट करे थे $65 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तू मेरे को 2026 में 6 साल के बाद, 5.5 साल के बाद एग्जिट दिलवा रहा है, और कितने की एग्जिट दिलवा रहा है? 200% की। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे काय का 3 टाइम्स बाबा जी? अरे 65 करोड़ है ना, समझ लो। अरे ट्रिपल की एग्जिट दिला दे, चल 3 गुने की एग्जिट दिला दे। इससे शाना व्यक्ति कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं एक बात बताऊं आपको, ये वैसे तो ये ऐसा कोई नहीं बोल रहा हूं कि मैं ऑफिशियल चीज है, लेकिन इंडिया में क्या फैमिली कंट्रोल ड्रिवन बिजनेस करना पसंद करती है? कंट्रोल उनको अपने पास में रखना है, ओनरशिप अपने पास में रखने की गरज नहीं है, कंट्रोल अपने पास में रखना है। द मोमेंट जियो का आईपीओ लिस्ट होगा, क्या वो सारे पट्टे जो होते हैं ना, हमारी इंदौरी लैंग्वेज में बोलते हैं पट्टे, पट्टे मतलब समझते हो क्या होता है? साइड किक्स, जिसको बोलते हैं मैं लेफ्ट हैंड हूं, मैं राइट हैंड हूं, है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सब क्या टूट पड़ेंगे क्या मिलके खरीदने के लिए उस स्टॉक को ओपन मार्केट में? कारण क्या है पता है? उसको एक्यूमुलेशन चाहिए उस स्टॉक का। कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए 90% से ज्यादा विजिबली। क्या हेज फंड्स को वो मैंडेट मिलेगा कि आप खरीदिए और खरीद के होल्ड करिए इसको 10 साल, 20 साल, 25 साल, बेचना नहीं है जब तक नहीं बोलूं, और बेचेगा भी मेरे को ही। खुद भी खरीद सकते हैं इनडायरेक्टली। अब अडानी जी ने क्या ओपनली करा है ये चीज? राउंड ट्रिपिंग करी है अडानी जी ने, तो खुद के स्टॉक खरीदे बाहर पैसा बेच के मॉरिशस से। उनके भाई की, उनका भाई है भाई उस हेज फंड में, लिस्टेड है, मॉरिशस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिस्टेड है कि जिस हेज फंड ने अडानी ग्रुप में पैसा डाला है, उसमें विनोद अडानी शायद नाम है, विनोद अडानी जी उसमें मेंबर है, पार्टनर है उस हेज फंड में। ये का क्या न्याय है साहब? और आप उसको प्रमोटर होल्डिंग नहीं बता रहे हो। सबसे बड़ी बात ये, डालना में दिक्कत नहीं है, डालो, खूब डालो, घुमा घुमा के लाओ पैसे को, जितना अंदर बाहर करोगे, समझ रहे हो, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हैं कंट्री के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आप प्रमोटर में तो डालिए। मेरे को एक बात बताओ, एज अ वीसी, आप मेरी बात समझना, आप खुद जवाब देना इसको। एज अ वीसी, आर यू सेटिस्फाइड विथ 3x रिटर्न्स इन 5.5 years? Are you satisfied with the kind of risk you have taken? Just imagine the COVID environment. Everyone was struggling for oxygen, bro. उस समय मैंने तेरे को पैसा दिया। इससे अच्छा तो हम एचएल में पैसा डाल देते 750-800 रुपए के भाव पर, लेकिन नहीं, करिश्मा हो जाता अभी तक तो 10 गुना पैसा बना के देता। अरे हम तो सैंडिस्क में डाल, एनवीडिया में डाल देते पैसा, तुम्हारे में काय को डाला हमने? ये जो 130 बिलियन डॉलर 130 बिलियन डॉलर के रेट पर कुछ 2 या 2.5% की इक्विटी लिक्विडेट हो रही थी, ये पूरा का पूरा पैसा जो इकट्ठा होता ना, ये पूरा का पूरा क्या इन वीसीज को जा रहा था, इन वीसीज को जा रहा था। एंड इन लोगों ने मना कर दिया ब्रो, दे हैव डिनाइड, है ना। इन्होंने क्या बोला? इतना कम वैल्यूएशन पे नहीं चाहिए, इंक्रीज द वैल्यूएशन, गिव अस 4x 5x वॉट एवर इट इज। मेरी बात समझना, क्या अंबानी जी के लिए इस स्टॉक को 4x 5x वैल्यूएशन पे बेचना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नाम में अंबानी है भाई, मिट्टी बेच दी उसने सऊदी शेख को, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल फॉर देम, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है, ये चीज पापा अंबानी के लिए पॉसिबल थी। मेरी बात समझ रहे हो? मुकेश अंबानी के लिए पॉसिबल नहीं, और बेबी अंबानी के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। पापा अंबानी के लिए कैसे पॉसिबल थी? पापा अंबानी को 4 लोगों को फोन करना था, अगले दिन बीएसई बंद ही हो जाता क्या? मार्केट ही बंद है, तो बेचेगा कैसे, खरीदेगा कैसे? ये बता, तो स्टॉक गिरेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? क्या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टॉक ट्रेडिंग होती थी? आप सोचो, आज तक आपके दादाजी, आपके पिताजी उसको सट्टा बोलते हैं, तो 1990, 1980, 1985 में क्या आलम रहा होगा उस चीज का? और ये आज का नहीं है, ये 1960 से बोया हुआ बीज है भाई। कोई राज कपूर की पिक्चर है शायद, श्री 420, आई एम श्योर आप कभी जीवन में भी नहीं देखोगे, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है। बट इस पिक्चर के अंदर ये चीज दिखाई है उसने, कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है और पूरा डूब जाता है और वो बर्बाद हो जाता है, और बच्चे फिर सड़क पे आ जाते हैं। अरे मैंने बोला ये तो वहां से चल रही है भाई राम कहानी।
अब वो दिखाया जब उन्होंने बैठ के, और कितने चाव से गए होंगे, सोचो साल में एक बार जाता था उस समय आदमी थिएटर में देखने पिक्चर, साल में एक बार पैसा इकट्ठा करके साइकिल पे पूरे परिवार को बैठा के वो पिक्चर देखने जा रहा है, और बोलता है कि बंबई गया है ना, और वहां पर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, डूब गया, बीवी भी मजदूर कर रही है, बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं, बहुत मजदूर, दिल्ली गया तो वहां किसी ने लूट ही लिया लिटरली। और ये क्लीशे अभी तक चलता था कि दिल्ली जाओगे तो बेवकूफ बना ही देगा कोई ना कोई, आपको संभल के रहना, ध्यान रखना है ना, बेवकूफ मत बनना, किसी से भी चार्जर मत खरीदना, पावर बैंक मत खरीदना, ये समझना। ऐसा उस समय कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था भाई, हर कोई ट्रेड नहीं करता था मार्केट में। आज क्या डेमोक्रेटाइज्ड है पूरी तरीके से। द रीसेंट डेटा विच हैज केम इज इंडिया हैज 14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ब्रो, 14 करोड़ डीमैट अकाउंट है हिंदुस्तान में भी। डेफिनेटली इसमें मल्टीपल अकाउंट्स भी हैं बहुत सारे, 5 तो मेरे ही हैं 5 कंट्रीब्यूशन तो मेरे ही लोग, कम से कम ज्यादा ही होंगे बल्कि, और डॉर्मेंट भी पड़े हुए हैं काफी सारे ना, खुलवाते गए, जो आता गया मिला, आते जा देते जा, राइट। जस्ट इमेजिन दिस, क्या अब आप कंट्रोल कर पाते हो इतनी आसानी से? अब आपके कंट्रोल में बसता नहीं ना। अब आप क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो ये चीज करवा देंगे, बट ये क्या इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है? हिंदुस्तान ने कभी इतना बड़ा आईपीओ नहीं देखा जितना बड़ा आईपीओ जियो का आ रहा है। जब भी बड़े आईपीओ आते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं, लिक्विडिटी की स्ट्रगल सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है, नंबर 1। मैं आपको समझा देता हूं लिक्विडिटी की स्ट्रगल मतलब, थोड़ा पीछे जाओ और देखो, LIC, पेटीएम और उसके पहले कोल इंडिया, क्या ये 3 सबसे बड़े आईपीओ थे क्या अभी तक के? पिछले 3 सबसे बड़े आईपीओ देखो तो, कोल इंडिया जब लिस्ट हुआ तब उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ था, वो सबसे बड़ा आईपीओ, उससे बड़ा पैसा कभी रेज नहीं करा। उसके बाद जब पेटीएम लिस्ट हुआ तो वो उससे बड़ा आईपीओ बना, और फिर जब LIC लिस्ट हुआ तो वो मेगा आईपीओ बना, मदर ऑफ ऑल आईपीओ, ऐसा बोला लोगों ने। ह्युंडई बड़ा आईपीओ बना, मेरी बात समझना। ये जितने भी आईपीओ जब आते हैं ना, ह्युंडई आल्सो इट्स वन ऑफ द बिग आईपीओ, ह्युंडई आईपीओ, जब ये सब बड़े आईपीओ आते हैं ना, व्हेन दे डिमांड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट, ये क्या पूरे मार्केट से लिक्विडिटी सक कर देते हैं क्या एक झटके में? आप सोचना, एक हफ्ते के अंदर सबने 15-15 हजार लगा दिए भाई, एक झटके में बिलियंस ऑफ डॉलर, क्योंकि बिडिंग तो ऊपर ही होगी ना। अरे जियो मार्केट में बिकने आएगा तो क्या 1x की बिडिंग होगी क्या, कि 1000 करोड़ मांगे और 1000 करोड़ लगा रही जनता? बिल्कुल भी नहीं, लोग उतावले बैठे हैं, म्यूचुअल फंड बिड करेंगे, एंकर इन्वेस्टर्स बिड करेंगे, HNI कोटे की बिडिंग होगी, रिटेल कोटे की बिडिंग होगी, 15 गुना 20 गुना भरना चाहिए आइडियली आईपीओ, लेकिन साइज ही इतना बड़ा है आईपीओ का, और ये पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। सोचो आप, इकोनॉमी से, मतलब उस टाइम के लिए तो ब्लॉक हो गया ना, मार्केट से तो बाहर चला गया ना पैसा। क्या ये दूसरे स्टॉक्स के रिटर्न्स को भी हैम्पर करता है क्या? मूवमेंट को हैम्पर करता है? दूसरे स्टॉक्स के मोमेंटम को हैम्पर करता है क्या? बिल्कुल करता है। तूने मेहनत करी, सुनना, तूने मेहनत करके चार्ट देखा, चार्ट देखे तूने 200, 200 में से तूने 10 स्टॉक निकाले, 10 में से तूने 2 स्टॉक निकाले जो ब्रेकआउट कैंडिडेट है तेरे हिसाब से, जो अगले हफ्ते अगर ब्रेकआउट दिए तो भाग जाएंगे ऊपर, और तेरे पास 1 लाख रुपया था। तूने क्या करा पता है? वो 2 चार्ट्स को तूने साइड में करा, तूने HNI कोटे में अप्लाई कर दिया। हु इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट? मेरे को पता है तू करेगा नहीं, लेकिन लोग कर देते ना भाई ऐसा। आप नहीं करोगे, आप समझदार हो, आप अपना एग्जाम्पल क्यों लेते हो? यू आर तो टॉप 1% इन द मार्केट, आई एम तो टॉकिंग अबाउट 99% लोग जो नीचे, समझिए, सारी लिक्विडिटी चूस लेते हैं भाई मार्केट से पूरी की पूरी। और दूसरी बात बताऊं, लिक्विडिटी तो सक होती है मार्केट से, उसके बावजूद भी क्या दे स्ट्रगल टू सेल सक्सेसफुली। कोई बहुत ज्यादा गेन वेन नहीं होता है ऐसे आईपीओस में। जब इतना बड़ा साइज होता है ना, कारण क्या है पता है? तू उठाएगा कैसे अभी पहले दिन उसको ऊपर? अरे राजा, कंपनी अगर लिस्ट ही 6 लाख 8 लाख करोड़ पे हो रही है, तो तू उसको और ऊपर कैसे उठाएगा? मेरी बात समझ रहा है तू? नहीं, मैं आपको ज्यादा नहीं चढ़ाता हूं, मैं सही बता रहा हूं आपको। क्या आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है अभी तक का? लॉजिकल लग रही बात? इट इज वे अबाउ अ रील, मैंने इस पे रील भी बनाई है भाई। मैं इस पे और 3 घंटे बात कर सकता हूं, मेरी कैपेसिटी है उतनी, मेरे पास नॉलेज है उतना, बिना फालतू की बात करे, बिना डेविएट हो। नाउ अंडरस्टैंड दिस। हाँ, और अरे अर्निंग नहीं बढ़ा दोगे, प्राइस कितना बढ़ा देगा पहले दिन? आईपीओ खरीदने का लॉजिक क्या होता है आदमी का? लिस्टिंग गेन ना, कि पहले दिन 20% 30% ऊपर लिस्ट होगा, कमा के निकल जाऊंगा 5-7 हजार रुपए, यही लॉजिक होता है।
अबे कंपनी अगर लिस्ट ही 6 लाख करोड़ पे हो रही है तो 6 लाख करोड़ की कंपनी को क्या रातों रात 10 लाख करोड़ की बना दोगे क्या? पैसा कहाँ से आएगा 4 लाख करोड़? समझ में आ रही है बात मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे पंप तो करना पड़ेगा ना पैसा। 6 लाख की कंपनी को 10 लाख करोड़ बनाना है तो पैसा तो डालना पड़ेगा, थोड़े ही डालोगे लेकिन डालोगे तो सही। फ्रॉम वेयर यू विल गेट दैट मनी? क्या 1,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी एक ही दिन में 6,000 करोड़ के मार्केट कैप की बन सकती है? पॉसिबिलिटी है। मेरी बात समझ रहे हो? किसी ने आके मिडास टच कर दिया उसको, आरकेडी सर घुस गए अंदर पहले ही दिन बिजनेस में, है ना, कि खरीदो जितना माल आ रहा है सब खरीदो, जिस रेट पे आ रहा है सब खरीदो। बिल्कुल हो सकती है, अमेरिका के अंदर तो ये होता भी है। अमेरिका के अंदर के एक दिन में 200 300 रिटर्न्स निकालती है कंपनीज, और डाउन भी होती है कि 99% एक ही दिन में। यस, सिंगल डे फॉल आता है 70% 80% अमेरिका के बिजनेसेस में। अब देखिएगा क्यों, क्योंकि हर कोई लिस्ट हो जाता है। हु इज आरकेडी? आरकेडी राधा कृष्ण दमानी की बात कर रहा हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू मी इज लाइक द टॉप बॉस ऑफ द मार्केट राइट नाउ, द रियल माफिया, द रियल मटका किंग, और वॉट एवर यू से। आपको जो बोलना है उनको वो बोल दो, ठीक है? मतलब आई नो ही डजंट माइंड, ही डजंट मैटर, कोई उनको केयर भी नहीं पड़ता, परवाह भी नहीं है। बादशाह जो बोल रहे हैं बोल, मतलब ही इज द ओल्डेस्ट प्लेयर ऑफ द लॉट, है ना? तो एंड अभी वो जिस पोजीशन पर बैठे हैं, ही कैन प्रैक्टिकली इन्फ्लुएंस एवरीथिंग एंड एंड टू एंड एवरीथिंग इन द मार्केट। किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो मार्केट में। मतलब किसी के सर पे हाथ रख दिया तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा वो मार्केट में, ऐसी हालत है। सिर्फ बिठा भी लिया, एक फोटो भी किसी ने खींच ली तो ऐसे। इज सो डिस्क्रीट, सो सीक्रेटिव, आप कभी भी देखोगे नहीं, कभी भी उनको देखोगे नहीं बाहर। अब जब ये डिमांड आई सामने से कि यार इसका वैल्यूएशन बढ़ाओ, तो ये डिमांड अंबानी जी ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दी। कैंसिल कर दी बोले तो कि नहीं, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट गोना डू दिस। वाई वी आर नॉट गोना डू दिस? बोले यार इसके दो रेपरकशंस हो सकते हैं। नंबर वन, सबसे बड़ी रिस्क जो मैं ले नहीं सकता वो ये है कि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब ना हो जाए, वैल्यूएशन अगर यहाँ से और बढ़ाते हैं तो, क्योंकि पैसा आप ज्यादा, पैसा उतना ही मांग रहे हो, वैल्यूएशन कम हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आईपीओ अनसब्सक्राइब। दूसरा, अगर कभी फर्स्ट डे पर लॉस हो गया, ये दोनों ही केस कभी अगर रियलिटी में कन्वर्ट हो गए, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? पापा पापा अंबानी कभी ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि पापा अंबानी के हाथ में था मार्केट। पापा अंबानी ने धमकी दी थी फाइनेंस मिनिस्टर को, है ना, कि अगर मेरे हिसाब से बजट नहीं आया तो मैं आपका स्टॉक मार्केट वगैरह सब गिरा दूंगा। बोले मैं बादशाह हूं मार्केट का। आई एम नॉट सेइंग दिस, इट इज अ पब्लिश्ड बुक, और रादर अनपब्लिश्ड बुक इन इंडिया। तो अब वो नहीं कर सकते ना बेटे अडानी। और कभी अगर ऐसा हो गया, जस्ट इमेजिन करो कि सब्सक्राइब नहीं हो पाया पूरा आईपीओ, वैसे तो होगा नहीं ऐसा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट फर्स्ट डे पर ओवर वैल्यूएशन के कारण लॉस आ गया। जैसे कि लॉस आ गया मतलब, फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए की प्राइस पे आईपीओ आना था, लिस्टिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस 250 रुपीज है। मैं वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रुपीज की बात कर रहा हूं। और वो सुबह 10 बजे जिस दिन ओपन हुआ आईपीओ के दिन, मार्केट में वो शेयर 10 बजे ओपन होता है अगर आपको पता हो तो, क्योंकि 9:15 से 10 बजे तक वो ओपनिंग सेरेमनी चलती है एनएसी की बिल्डिंग में, जब वो घंटी वंटी सब बजाते हैं और वो फोटोग्राफी वगैरह होती है और थैंक यू ये वो सब चीजें होती है। तो 10 बजे वो शेयर खुला ही 245 पे, 245 का शेयर था, 245 पे खुल गया। मैं एक बात बताऊं, अगर मार्केट में ये लहर आ गई ना, ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन है, क्या पहला इंस्टिंक्ट व्यक्ति का उसको बेच के एग्जिट करना होगा क्या? अगर ऊपर नहीं खुला है तो कारण क्या है? बहुत सारे सटोरिये घुसेंगे भाई उसके अंदर, पक्की बात है। इट इज अ डार्लिंग स्टॉक ना, सेलिंग प्रेशर आ जाएगा पहले ही दिन। और ये दोनों चीजें मैं इस आईपीओ के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता। मुकेश अंबानी सर इज नॉट इन अ पोजिशन टू टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क। वाई? डेफिनेटली वाई, बिकॉज बेटे की कंपनी है ब्रो। दूसरी बात, क्या टेक्निकली अगर आप देखो, आपने अगर रिलायंस की हिस्ट्री पढ़ी हो, बिकॉज आई हैव डन दैट, मतलब वे अबाउ गुरु मूवी और पॉलिएस्टर प्रिंस और दिस और दैट, ये रिलायंस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो जाएगा, विच इज शेयर होल्डर लॉस में चला गया। उन्होंने अपने कर्मों से वो कभी शेयर होल्डर को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है, मेरी बात समझना, एक्सेप्ट दैट रिलायंस रिटेल वाला फियास्को जो हुआ है, दैट वाज द ओनली एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप भाड़ में जाओ, हम ओएफएस लेके ही नहीं आ रहे। ओएफएस लेके नहीं आ रहे मतलब ऑफर फॉर सेल लेके नहीं आ रहे, फ्रेश इशू आएगा पूरा का पूरा, वापस से वैल्यूएशन करूंगा,
और फ्रेश इशू लेके आऊंगा। फ्रेश इशू मतलब अब कंपनी लिस्ट करेगी, मैं डाइल्यूट करूंगा मेरा शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज बेचेगी माल, कंपनी इशू करेगी, मतलब सबका शेयर डाइल्यूट होगा एक साथ। तो ये बोल रहे हैं फिर हम एग्जिट कहाँ ले, एक बार कंपनी लिस्ट हो जाए आप साल भर रुक जाना, एक साल के पहले तो आप बेच नहीं पाओगे माल, आपको पता है ये चीज। अगर आप कंपनी में लिस्ट होने के पहले इन्वेस्टेड हो तो आप कंपनी में अगले एक साल तक माल नहीं बेच सकते, यू कैन नॉट लिक्विडेट योर स्टॉक, फ्रीज हो जाता है स्टॉक। तो एक साल आप और होल्ड करिए ना, उसके बाद एग्जिट करो, डंप करो माल, जो करना है वो करो। हिम्मत है तो डंप करके दिखा देना। छोटा वाला बोल के आया जाके कि हिम्मत है ना तो डंप करके दिखा देना, एक साल के बाद तेरे को बताता हूं मैं क्या हूं, हाथी घोड़ा पाल की सब लेके आऊंगा तेरे घर पे। गेटिंग माय पॉइंट? अरे कैसे डंप करेगा भाई, मैं खड़ा हूं बाय करने के लिए। किसी की औकात है अंबानी को डंप कर देगा मार्केट में, अडानी को डंप कर देगा क्या? तू ऐसे डंप कर देगा? भाड़ जो कि अपने तीसरी जनरेशन काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब वो इस पैसे का क्या करेंगे वो राम जाने, जब वो रिवाइज डीएचआरपी फॉलो फाइल करते हैं, डीआरएचपी फाइल करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वो एंड यूज क्या करेंगे। एंड यूज में तो बताना पड़ेगा उनको कि क्या करना है। क्या ये आपको समझ में आया है जी अच्छे से सभी लोगों को? पक्की बात है? 100%।